नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर और आसपास फैले दंगों की। क्या ये दंगे वोट बैंक राजनीति के लिए करवाए जा रहे हैं? लेकिन उससे पहले देख लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस। बड़ी खबर के प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो ऑयल एंड कैप्सूल्स, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मोदी की पीएम उम्मीदवारी पर फिर लटकी तलवार। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक अनिश्चितकाल के लिए टली, आडवाणी की नाराजगी का असर। राजस्थान के चुनावी रण में दिखा राहुल का नया अवतार, कहा लोगों के लिए अपने सपनों को कुचलने को तैयार। अपने जो सपने हैं, मेरे अपने जो सपने हैं, उनको मैं कुचलना चाहता हूं। आपके जो सपने हैं, उनको मैं अपना बनाना चाहता हूं। मुजफ्फरनगर हिंसा में अखिलेश की नाकामी से मुस्लिम संगठन नाराज। यूपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग। अपनों ने भी खोला मोर्चा। सूत्रों से खबर, आजम खान खफा, अपने दफ्तर से अखिलेश की फोटो भी हटवाई। दिल्ली गैंगरेप में पूरे इंसाफ के लिए अब शुक्रवार का इंतजार। साकेत कोर्ट 13 सितंबर को करेगा सजा का ऐलान। देश भर में गुनाहगारों के लिए फांसी की मांग, लेकिन बचाव पक्ष ने कहा दोषियों को मिले सुधार का मौका। पहली बार आसाराम की राजदार शिल्पी का मिला सुराग। जोधपुर सेशन कोर्ट ने दिया अग्रिम जमानत की अर्जी, कहा कभी आसाराम से नहीं मिली। वहीं पीड़ित के पिता ने की आसाराम के नार्को टेस्ट की मांग। और केदार के दरबार में फिर हर हर महादेव का जयकारा। महाविनाश के 86 दिन बाद मंदिर में पूजा। प्रधान पुजारी ने किया शुद्धिकरण और जलाभिषेक। बशीर बद्र का एक शेर है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये शेर आज यूपी की जनता का सवाल बनकर देश के नेताओं के सामने खड़ा है। मुजफ्फरनगर में भड़की हिंसा के लिए सभी पार्टियों के नेता विरोधी दल पर साजिश रचने के आरोप लगा रहे हैं। यूपी की सरकार बीजेपी नेताओं को कोस रही है तो बीजेपी अखिलेश सरकार को। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को शक है कि साजिश में बीएसपी और कांग्रेस को सच है कि साजिश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी बराबर की साझेदार है। नेता पूरे मामले को बयानों में उलझा देना चाहते हैं और जनता अब ये पहली सुलझाने में जुट गई है कि आखिर छेड़खानी को लेकर शुरू हुआ झगड़ा, हत्या और फिर बड़े पैमाने पर हिंसा में क्यों बदल गई। क्यों शोक सभा के नाम पर शुरू हुई पंचायतों में नेताओं का मजमा लगा। क्यों मुजफ्फरनगर की पुलिस और यूपी की सरकार माहौल के बेकाबू होने की हद तक बिगड़ने का इंतजार करता रही। हिंसा की राजनीति देश में पहले भी हो चुकी है और इस बार भी हो रही है, इसमें किसी को शक नहीं। शक तो अब मुस्लिम धर्मगुरुओं को अखिलेश सरकार की नीयत पर होने लगा है। आज बड़ी बहस का मुद्दा यही है कि क्या अखिलेश सरकार से मुसलमानों का भरोसा टूटा है? क्या वोट बैंक के लिए भड़काई गई हिंसा की आग? यूपी के मुजफ्फरनगर में अब भी खौफ का डेरा है। सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवान हिंसा की आग बुझाने में जुटे हैं, लेकिन पिछले एक पखवाड़े में यहां जो कुछ हुआ उससे लोगों की जिंदगी झुलस चुकी है। बुधवार को प्रशासन ने कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दी, लेकिन लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मुजफ्फरनगर में हिंसा की लपटों के बीच भी इंसानियत सलामत रही। 12,000 मुसलमानों की आबादी के बीच शिखरेटा गांव में रहने वाले 2 जाट परिवारों के मन का खौफ आपसी भाईचारे से खत्म हो गया। यूपी की सरकार विरोधी दलों पर आरोप लगा रही है। इशारा ही नहीं बल्कि साजिश रचने का नामजद इल्जाम भी बीजेपी नेताओं पर है। लेकिन बीजेपी नेता सवाल पूछ रहे हैं कि हिंसा जब शुरुआती दौर में थी तब सरकार कहां थी। चार्जेस तो बहुत आसान है लगा देना किसी पे, और चार्जेस का मतलब होता है जब उसके पक्ष में कोई एविडेंस आए। उनका कहना यह है कि हमने कोई भड़काऊ भाषण दिया। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे भड़काऊ भाषण दिया है तो उनके पास में उसका कोई प्रमाण होगा। मुझको आज तक वो पंक्ति बताए जो भड़काऊ कही जा सकती है, वो शब्द बताएं जो भड़काऊ कहा जा सकता है। लोग बताते हैं कि
मुजफ्फरनगर में 27 अगस्त को छेड़खानी की घटना खून खराबे में बदली। फिर पंचायतों का दौर शुरू हुआ और भड़काऊ भाषणों ने ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी आग लगा दी। केंद्र सरकार का दावा है कि उसने वक्त रहते यूपी सरकार को आगाह कर दिया था। फिर अखिलेश यादव की सरकार ने हालात से निपटने में इतनी सुस्ती क्यों दिखाई? क्यों एक के बाद एक पंचायतों पर रोक नहीं लगाई गई? यूपी सरकार ऐसे आरोपों को खारिज कर चुकी है, लेकिन सरकार की कथनी और करनी पर मुस्लिम धर्म गुरुओं और संगठनों को यकीन नहीं है। वहीं विश्व हिंदू परिषद भी यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा करने में जुटी है। अब सवाल ये भी है कि आखिर अखिलेश यादव की सरकार हिंसा रोकने में नाकाम क्यों रही? क्यों उसकी बातों पर समाज के किसी भी तबके को भरोसा नहीं हो रहा? और तो और खुद यूपी सरकार के सबसे कद्दावर मंत्री आजम खान तक नाराज बताए जा रहे हैं, जो आगरा में पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक तक में शामिल नहीं हुए। क्या ये यूपी सरकार की प्रशासनिक नाकामी है या फिर वाकई हिंसा की आग जानबूझकर भड़कने दी गई ताकि उस पर चुनावी रोटियां सेकी जा सके? मुजफ्फरनगर में शिवानी और दीपक वाजपेयी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस बड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले आपका तारुफ करा देता हूं संगीत सिंह सोम साहब से, जो कि इस वक्त मुंबई में हैं, बीजेपी के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी से आए थे और इस वक्त फरार चल रहे हैं इन केसेस में। इनके ऊपर कई सारे मुकदमे हैं जिसकी फेहरिस्त मेरे पास है। इनसे पूछूंगा कि आखिरकार इन्होंने क्या किया था या क्या नहीं किया था। ये पूरा का पूरा मेरे पास रिकॉर्ड है संगीत सिंह सोम साहब का कि उन पर क्या मुकदमे उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अदीब साहब, जो एमपी हैं राज्यसभा के इंडिपेंडेंट। मेरे साथ मौजूद हैं जफर याब जिलानी साहब, जो कि लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ हरपाल पवार साहब जुड़े हुए हैं, एक्स एमपी है कैराना मुजफ्फरनगर के। मेरे साथ मौलाना सैयद कलबेश रशीद रिजवी साहब जुड़े हुए हैं, जो कि मेंबर हैं ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के। मेरे साथ मौलाना सैयद अतहर हुसैन दहलवी साहब जुड़े हुए हैं, जो कि अंजुमान मिन्हाज और रसूल से ताल्लुक रखते हैं। इन तमाम लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले संगीत सोम साहब, आप जिम्मेदार हैं इस हिंसा के लिए, भागते क्यों फिर रहे हैं? पुलिस के सामने समर्पण क्यों नहीं कर देते? नहीं, ये किसने आपसे कह दिया कि मैं भागता फिर रहा हूं? मैं बिल्कुल भागता नहीं फिर रहा हूं, अपने क्षेत्र में हूं, बिल्कुल भागता नहीं फिर रहा हूं। ये गलत कह रहे हैं अगर कोई इस तरीके का आरोप लगा रहा है। और आपका क्षेत्र क्या मुंबई है? एकदम झूठे हैं। अगर कोई आरोप, आपका क्षेत्र क्या मुंबई है? नहीं, मेरी आज की डॉक्टर से दीपक जी, मेरे आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी। मैं हर महीने आता हूं डॉक्टर के पास, आज मेरी अपॉइंटमेंट थी। उसी अपॉइंटमेंट के तहत आज ही दोपहर की फ्लाइट से आया हूं मैं। ये बात सही नहीं है कि आपके ठिकानों पर दिल्ली में, आपके ठिकानों पर दिल्ली में सब जगह तलाशी हुई और आप छोड़ के भाग गए उन तमाम जगहों को? नहीं, बिल्कुल गलत। मेरे यहां ना ठिकाने पे कोई पुलिस आई है और ना मैं कोई क्रिमिनल हूं जो छोड़ के भागूंगा। जनप्रतिनिधि हूं, क्षेत्र में रहता हूं। बिल्कुल गलत कह रहा है आपसे अगर कोई बता रहा है कि मेरे ठिकाने पे पुलिस आई है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। और ना ही मेरे पे इस तरीके का जो आरोप ये लगा रहे हैं, कोई ये है कि जो आरोप ये लगा रहे हैं वो सही है। ये तो आरोप आपको भी पता है कि राजनीतिक तरीके से मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है। सरकार अपनी नाकामी को मेरे सिर पे फोड़ना चाह रही है, भाजपा के सिर पे फोड़ना चाह रही है। ये सरकार की अपनी नाकामी है। अब वो कैसे बताए कि मैं मुकदमा संगीत सोम पे क्यों लगाया है? मुझ पे अगर कोई मुकदमा उन्होंने लगाया है मुझे बताएं। मुझे ना कोई मुकदमे का पता है, मुझे तो पेपर से पता लगा है कि मुझ पर मुकदमा इन्होंने किया है। नहीं तो पता लगा था तो जिम्मेदार प्रतिनिधि के नाते आप जाते ना प्रशासन के सामने। संगीत सोम साहब, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के साथ के तौर पर आप जाते प्रशासन के सामने। आप गए नहीं ना, आप तो मुंबई भाग आए। मैं फिर वही आपको बता रहा हूं, मैं बंबई नहीं भाग आया। मैं रोज अपने क्षेत्र में हूं, रोज क्षेत्र में अधिकारी सारे मुझसे रोज बात कर रहे हैं, टच में है मेरे से। अभी कल भी मुझसे अधिकारी लोग मिले हैं। ये गलत आपको कोई खबर दे रहा। मेरी आज की अपॉइंटमेंट थी और उस अपॉइंटमेंट के तहत मैं डॉक्टर को दिखाना आया। मैं कोई भाग के नहीं आया हूं। अच्छा ठीक है, आप पर आरोप है, फिर अपने क्षेत्र में होऊंगा। मुझ पर जो आप पर आरोप है संगीत सोम जी की जाटों की महापंचायत में आप मौजूद थे। क्या आप मौजूद थे? देखिए, पहली बात तो वो किसी जाटों की महापंचायत नहीं थी। गलत कहते हैं, जाटों की महापंचायत थी। वो महापंचायत संपूर्ण हिंदू समाज की थी और मैं उस पंचायत में था।
मैं बिल्कुल उस पंचायत में था, मैं इसे नहीं कहूंगा कि पंचायत में मैं नहीं गया। क्या उस पंचायत को प्रशासन ने रोकने की कोशिश की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं की गई। अभी प्रशासन कहता है कि धारा 144 लगी हुई है। अगर धारा 144 लगी हुई थी तो इसी पंचायत से एक दिन पहले आपकी जानकारी में होगा, मुजफ्फरनगर में एक सभा हुई, 25,000 लोगों ने उसमें शिरकत की और जिले के डीएम ने वहां जाके ज्ञापन लिया और अपना मंच से भाषण दिया उसी पंचायत में एक दिन पहले। दूसरे ये पंचायत थी, आप वहां का पेपर पढ़िए उठा के, डीएम का अपना बयान है। डीएम ने कहा है कि पंचायत को रोका नहीं जाएगा, पंचायत की हम ठीक से व्यवस्था करेंगे। हमें मना करा जाता और हमें कहा जाता धारा 144 लगी हुई है। हमने डीएम का बयान पढ़ा है और हम वहां किसान मोर्चा के बुलावे में वहां हम गए हैं, हम लोग वहां। और आपने भड़काऊ भाषण दिया वहां पर? अगर मैंने भड़काऊ भाषण दिया है, देखिए दीपक जी, इनके कहने से कुछ नहीं होता कि भड़काऊ भाषण दिया। अगर मैंने भड़काऊ भाषण दिया है तो पूरे भाषण की क्लिपिंग होगी इनके पास, उसे मंगवाइए और पूरी दुनिया को सुनाएं, पूरे प्रदेश को और देश को सुनाएं कि मैंने क्या भाषण दिया। अगर एक शब्द भी मैंने कोई भड़काऊ कहा है तो मैं खुद दोषी हूं और मैं जाके सिलेंडर करूंगा और जेल चला जाऊंगा अगर मैं दोषी हूं तो। चलिए ठीक है, आप जेल चले जाएंगे, आपका वादा है। हम यही सिद्ध करेंगे कि आप किस अकाउंट पर दोषी है। मैं चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर के डीएम का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार का फोन दिया जाए। संगीत सोम सीधे उनसे बात करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हरपाल पवार साहब, आप एक एमपी हैं कैराना के, मुजफ्फरनगर को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्या हकीकत वही है जो सोमेश बयान कर रहे हैं, संगीत सोम बयान कर रहे हैं? देखिए, मुझे उनकी बातों से मुझे कोई कहना नहीं उस पर उन्होंने क्या कहा। मैं ये कहता हूँ कि ये दो बातें उन्होंने कही कि 30 तारीख में भी गैदरिंग हुई मुजफ्फरनगर में, वो निश्चित हुई है। और जब दफा 144 लगी हुई थी तो डीएम और एसएसपी का वहां जाने का कोई मतलब नहीं बनता कि वो वहां जाकर के ज्ञापन ले। उसके बाद 31 में भी ज्ञापन लिया था उन्होंने? किससे ज्ञापन, किस संगठन से ज्ञापन लिया था उन्होंने? उसमें हमारे मतलब वहां पर जो लोग थे, मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा तादाद में वो लोग थे, उनसे उन्होंने ज्ञापन लिया और वहां पर नेता भी थे पार्टियों के कुछ। तो उसके बाद 31 में दूसरी बैठक हुई, दूसरी गैदरिंग हुई। वो विरोध था किसका? प्रशासन ने जो निर्णय लिया, वो जो तीन हत्याएं हुई, उसमें प्रशासन का रुख कोरा गलत था। उस रिपोर्ट में पहले शाहनवाज के साथ झगड़ा हुआ 2 लड़कों का, शाहनवाज चाकू लगने से मरा, उसके बाद उन दोनों लड़कों को वहीं पर मारा गया। जब वो दोनों लड़के दूसरे गांव के थे, वो वहां पर अकेले थे, उनके मारने के बाद ये 27 तारीख की बात है, 28 को उनका क्रियाक्रम हुआ। और उसके बाद जो रिपोर्ट हुई, उन 2 लड़कों के परिवार वालों के 6 मेंबरों की 6 सदस्य उसमें रखे गए। यही इसी की जड़ वो सिर्फ 31 तारीख वाले जो वहां पर भीड़ हुई है, 1 लाख लोग जो थे, उनकी मांग सिर्फ ये थी कि तीनों लड़के वहां लड़ते हुए मर गए उस घटना के ऊपर, छेड़छाड़ के ऊपर। उसके बाद ये क्या रह जाता है, उनके घर के सदस्यों को 6 को वहां नामित, वो तो वहां के आसपास थे नहीं। तो ये सरकार का जो प्रशासन का गलत निर्णय, प्रशासन की गलत रिपोर्टिंग, उसके आधार पर ये बात बनी। तो क्या आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सरकार जिम्मेदार है? मैं चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी या अखिलेश सरकार के पक्ष में किसी को भी, अगर हमसे अबू आदमी ने वादा किया था कि वो लाइव पर आएंगे, अगर कोई लाइव पे नहीं मिल रहा है तो फोन पर लेने की कोशिश की जाए, क्योंकि बहुत सारे आंसर करने हैं। लेकिन जफर याब जिलानी साहब, मैं आपके पास आऊं, अखिलेश जी के पास जाऊं, उससे पहले आपको क्या लगता है कौन है मुजफ्फरनगर वायलेंस के पीछे? दीपक जी, मैं बीच में एक बात कहना चाहूंगा। बोलिए संगीत सोम साहब, बोलिए, आजादी है आपको। दीपक जी, अभी गिलानी साहब कह रहे हैं कि भाजपा की पंचायत थी। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, भाजपा की पंचायत नहीं थी, वो किसान यूनियन के बुलाए हुए में पंचायत थी। वहां ना भाजपा का कोई झंडा था, ना बैनर था, ना उसका कोई ऑर्गेनाइजर था भाजपा का नेता। बिल्कुल इस तरीके की बात कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं इस तरीके से। जिलानी साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा ने बुलाई थी, मैं कह रहा हूँ कि भाजपा के जरिए से स्पॉन्सर्ड थी वो। अभी आपने कहा बीजेपी ने बुलाई थी। जिलानी साहब, अभी आपने कहा बीजेपी ने बुलाई थी। बीजेपी भाई मैं इसमें देखिए, आप तो लफ्ज पकड़ रहे हैं, बीजेपी ने बुलाई नहीं थी। नब्ज पकड़ना तो मेरा काम है, कह दिया तो गलत कहा है। नब्ज पकड़ना तो मेरा काम है। बीजेपी जो है वो, चलिए ठीक है, आप हम लोग भी पकड़ते हैं वकालत में, लेकिन ये क्या, अगर यहाँ मेरी जबान से निकला कि बीजेपी ने बुलाई थी तो मैं अपना लफ्ज वापस लेता हूँ। बीजेपी ने नहीं बुलाई थी किसान यूनियन के बैनर पर,
लेकिन सब कुछ स्पॉन्सर्ड इन लोगों के था। क्या हो गया? इनकी तरफ से ऑर्गेनाइजेशन था और ये सब लोग उसमें शरीक थे। ये सब लोग शरीक थे। तकरीरें हुई हैं बहरहाल वहाँ, और किसान यूनियन वालों, ये लोग शरीक तो खुद एडमिट कर रहे हैं आपके सामने। दीपक जी शरीक उसमें थे, भाजपा नहीं, तकरीरें उसमें एडमिट कांग्रेस के लोग भी शरीक थे, उसमें बसपा के लोग भी शरीक थे, उसमें किसान यूनियन के लोग भी मैं कब कह रहा हूँ? ठीक है, कांग्रेस से पूछते हैं, कांग्रेस से पूछते हैं अखिलेश जी, और फिर बीएसपी से पूछते हैं सुधींद्र भदौरिया जी। क्या मुजफ्फरनगर की महापंचायत में आपकी पार्टी के लोग मौजूद थे? अखिलेश जी पहले आप बताइए। नहीं, हमें तो नहीं पता कि किसी का नाम है, कौन था वो बताया तो हम जाने, हमें तो नहीं पता। अच्छा संगीत सोम बता दीजिए कांग्रेस से कौन था? दीपक जी अखिलेश जी मैं बताता हूं, आपके पूर्व सांसद और वर्तमान में विधायक हैं पंकज मलिक, उनके पिताजी हरिंदर मलिक जी मंच पे थे, वहीं मंच पे हम लोगों के साथ थे। जवाब दीजिए अखिलेश जी। हम दूसरे, ठीक है, जो कानून का जो काम है, कानून को अपना काम करना चाहिए, उसमें जो भी हो हम उस पर किसी भी प्रकार की नहीं, पर कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी वालों के साथ मंच पर मौजूद, हरिंदर मलिक साहब नामजद भी है वो। नहीं, बीजेपी फिर वही दीपक जी 20 दिन से ये वहां पे गर्मा गर्मी चल रही थी, 15 दिन से, और रोज चिंगारी बढ़ रही थी शोले के रूप में, रोज बैठकें हो रही थी। उस बैठकों का मूड क्या जिला प्रशासन एलआईयू को नहीं पता था? अरे वो मूड तो सुशील कुमार शिंदे को पता था, आपने क्या किया? मेरी बात होने दे। एक मिनट अखिलेश जी, वो तो सुशील कुमार शिंदे को भी पता था, उन्होंने एडमिट किया है। कोई कुछ भी करे, सुशील कुमार शिंदे को भी पता था, वो देश के गृह मंत्री हैं। कांग्रेस ने क्या किया? क्या उनका काम सिर्फ एडवाइजरी भेजना है? दीपक जी अरे इन सांप्रदायिक ताकतों को केंद्र एनआईए भेज के जेल के अंदर करता ना। एक मिनट अखिलेश जी, इन सांप्रदायिक ताकतों को एनआईए भेज के जेल के अंदर करवाते। आपको सारा जवाब दे रहा हूं, जब सारी चीज की सूचना थी, क्यों नहीं प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की? क्यों सब आंख मूंद के बैठी रही, कान में तेल डाल के क्यों बैठा रहा? एक दिन में ये इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं बना है, धीरे धीरे बना है। प्रशासन की जो भूमिका थी, आज वही तो शंका के दायरे में खड़े करता है कि ये प्रशासन की क्या मिली भगत है। अरे आपके दिल्ली में सहयोगी हैं सर, सरकार भी जाएगी, पब्लिकली हो रही है। इतना जोर से मत बोलिए, सरकार भी जाएगी आपकी दिल्ली में, मनमोहन सिंह जी की, मनमोहन सिंह जी की सरकार भी जाएगी। मनमोहन सिंह जी ने भी फोन करके कहा, और अगर केंद्र सरकार इंटरवीन नहीं की, तुरंत इतनी फोर्सेज नहीं भेजी होती, शक्ति नहीं बढ़ती होती। सर 27 अगस्त से चल रहा था, कंट्रोल में आती, 27 अगस्त से चल रहा था। क्यों नहीं किया इन लोगों ने? 7 सितंबर को सेना बुलाई गई, बहुत देर कर दी मेहरबान आते अखिलेश जी, बहुत देर कर दी मेहरबान। जब अति हो गई, जब देखिए हमें बोला, तो आपने भी बढ़ने का इंतजार किया। जो छिटपुट घटनाएं होती है, क्यों नहीं प्रशासन उसको कंट्रोल किया? क्यों गांव की मीटिंगों को होने दिया? क्यों उनके मूड को भांपा नहीं? क्यों उनको लेकर के प्राइमा फेसी लोगों को पकड़ा नहीं? चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी में फिर रिक्वेस्ट करूंगा। क्यों किया? नहीं, 100 दंगे हो चुके हैं, 80 लोग मर चुके हैं, कलाकोसी से लेकर के घूमते हुए यहां तक 84 कोसी के परमिशन दी जा रही है। इनके मंत्री इनके अपने कर्तव्यों से नाराज हो रहे हैं। पब्लिक किसी से भी कहिए, उसे शंका दिख रही है, नियत में खोट दिख रही है। तो अखिलेश प्रताप सिंह जी, केंद्र में आपकी सरकार है, सरकार की भूमिका क्यों कटघरे में? धारा 356, 354 तीनों का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। स्टूडियो में क्यों बोल रहे हैं? राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए सीधे। मेरा सवाल है आपसे, आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह इन दंगों पर खामोश क्यों है? सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी फेल होंगे, इन दंगों पर खामोश क्यों है? इसी तरह अगर ये फेल होंगे, इसी तरह अगर ये फेल होंगे, इसी तरह ये मुख मोड़ के रहेंगे, इसी तरह से शंका की सुई इनके तरफ जाएगी। तो आप भी वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपको इंसानी जानों से कोई मतलब नहीं है, आप भी वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं सुधींद्र भदौरिया जी के पास जाऊंगा। कोई हम लोग सांप्रदायिकता की, दीपक जी सांप्रदायिकता की वोट बैठ की, आप मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे, बोलने नहीं दे रहे आप मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। पहले आपका कौन सा सवाल का जवाब चाहते हैं? मैंने पूछा आपसे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी, जो मोदी को दिन दिन भर कोस रहे हैं, वो इस हिंसा पर, इस दंगों पर खामोश क्यों हैं?
क्या जवाबदेही बनती है इन दंगों के लिए उनकी कि नहीं बनती? की मुख्यमंत्री से दीपक जी, यह प्रशासनिक मामला है, सत्ता में शीर्ष बैठे व्यक्ति, प्रधानमंत्री ने बात की, गृह मंत्री ने बात की, गृह राज्य मंत्री ने बात की, और जितनी फोर्स थी और जितनी शक्ति के साथ बात करनी चाहिए थी उतनी शक्ति के साथ बात की। 10 दिन लगा दिए सर, वो शक्ति दिखाने में आपने 10 दिन लगा दिए, 10 दिन। सुधींद्र भदौरिया जी बताइए, कांग्रेस भी इस मैच फिक्सिंग में शामिल है क्या? देखिए, इस पूरे मुजफ्फरनगर की घटना की पृष्ठभूमि समझनी आवश्यकता है, क्योंकि ये कोई आइसोलेशन में घटना नहीं घटी है। आप जानते हैं, पहले आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली के अंदर एक महीने के कर्फ्यू रहे, प्रतापगढ़ के अंदर कई जानें गईं, यहीं पर गाजियाबाद मेरठ में कई लोगों की जान गई, इसी तरह से मथुरा में कई लोगों की जान गई। उत्तर प्रदेश के मैं आपको कई जिले गिना सकता हूं जहां पर आज लगभग 100 लोग मुजफ्फरनगर समेत सांप्रदायिक आग में खत्म हो चुके हैं। सरकारी आंकड़े में 80 मौतें हो चुकी हैं 1.5 साल में। और मुलायम सिंह जी देखिए, जिस तरह से 2-3 हफ्ते पहले ये सिंघल से मिले, वेदांती जी से मिले लखनऊ में, उसमें ही स्पष्ट हो गया था। 2-2 घंटे ये लोग गुपचुप बात करते रहे। दूसरे दिन जब वहां पर तोगड़िया आए तो उनको एस्कॉर्ट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा दी गई। तो बिल्कुल, सुधींद्र भदौरिया जी, उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ शक्तियां बना रही हैं। ये इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ शक्तियां ऐसी माहौल बना रही हैं जिसमें सांप्रदायिक टकराव हो। पहले जंगल राज और गुंडा राज था, अब सांप्रदायिक उन्माद राज भी उत्तर प्रदेश के अंदर आ गया। और इसीलिए बहन मायावती जी ने मांग की है कि 356 के तहत संवैधानिक जिम्मेदारियों रामाश्रय कुशवाहा समाजवादी पार्टी के मेरे साथ जुड़ गए। सुधीर जी, मैं सीधे उनके पास जाऊंगा। रामाश्रय कुशवाहा जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, 27 अगस्त से हिंसा शुरू होती है, आप 7 तारीख तक इस बात का इंतजार करते हैं 10 दिनों तक कि हिंसा फैले, आपने क्यों महापंचायत की इजाजत दी? अगर 144 लगी थी तो वहां पर महापंचायत क्यों हुई? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, आप सभी विद्वान लोग हैं, आप जानते हैं कि ये जो दंगे हुए हैं गांव में हुए हैं, सिटी से बहुत दूर हुए हैं। और आप जानते हैं, हिंदुस्तान हो या कोई भी कंट्री हो, गांव और गलत कह रहे हैं। दंगा दीपक जी गलत कह रहे हैं। बोलिए संगीत सोम जी, आप पूछ सकते हैं, कुशवाहा जी से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। पूरे प्रदेश में हुआ है। मैं कुशवाहा जी से पूछ रहा हूं कि दंगे आप गलत जानकारी दे रहे हैं। दंगे पहले शहर में हुए हैं, मुजफ्फरनगर शहर में दंगा हुआ है। अरे कौन है आप बताइए, कौन बोल रहा है? सर, ये वो विधायक हैं जिनको आपकी सरकार खोज रही है, ये वांटेड है इस दंगे केस में, और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में बैठे हुए हैं और आपकी सरकार ने इन पे नामजद मुकदमे दर्ज किए हैं और इनको खोज रही है, लेकिन खोज नहीं पाई है। इनका नाम है संगीत सोम, ये सरधना से बीजेपी के विधायक है, पहले आपकी पार्टी में थे। फोन काट के चले गए रामेश्वर कुशवाहा जी। लेकिन बहुत देर से हमारे साथ खास मौजूद मेहमान यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं पहले उन पर जाऊंगा। क्या आपको लगता है अखिलेश सरकार से आपका भरोसा उठ गया है? नहीं, बिल्कुल। देखिए दीपक, सबसे बड़ी बात यह है कि मुलायम सिंह यादव जी का बीजेपी और संघ के साथ कोई नया रिश्ता नहीं है। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो वो ये जानते थे कि बीजेपी ये कसम खा के आती थी कि सौगंध खाते हैं राम की मंदिर वही बनाएंगे। उसके बावजूद पहली मर्तबा मुख्यमंत्री वो भाजपा की मदद से बने। उसके बाद उन्हीं की मदद से अशोक सिंघल जी के भाई को दूरदर्शन का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। तो ये भी इस बात सब जानते हैं। आज की जो सूरत हाल है में मुजफ्फरनगर में बड़े आदर और सम्मान के साथ, क्या सोम संगीत साहब हो या हमारे पवार साहब, जितने भी लोग मौजूद हैं, भारत के अंदर जो भी कुछ निर्भय वाला केस आ रहा है, जो सजा आएगी वो सब कुछ हमारे सामने है। लड़कियों का छेड़ना, औरतों के साथ अत्याचार को नई चीज नहीं है। जिसने भी करा उसको सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन सवाल क्या है, मैं सोम संगीत साहब से एक बात पूछना चाहता हूं, संगीत सोम साहब से, क्या ये पहली मर्तबा महापंचायतें हुई हैं? क्या खाप के फैसले इससे पहले नहीं हुए? क्या एक ही समुदाय में रहते हुए लोगों को जिंदा नहीं जलाया गया, जिंदा जाके नहीं मारा गया? नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? इससे क्या साबित करना चाहते हैं? दोनों का ये पूरी मैच फिक्सिंग थी, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और ये जितने भी लोकल वहां के नेतागण थे, ये सब के सब उत्तर प्रदेश, और ये बात माननी पड़ेगी कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज है।
कहीं कोई पकड़ नहीं है। अरे मुलायम सिंह यादव को आप जैसे लोग ही लेके आए सर, आपको एक साल में जंगल हम तो पहले दिन से बिल्कुल पहले दिन से आप नहीं लगते ऐसे ही लोगों को लेके घूमते थे प्रचार के वक्त। वो तो उनका अपना, वो तो आज बीजेपी भी लेके घूम रही है, मोदी की भी जरूरत है। मोहम्मद अदीब साहब, आप इत्तेफाक रखते हैं कि ये कोई मैच फिक्सिंग है? नहीं, मैं तो ये समझता हूं कि जब सरकारें निकम्मी हो और नाअहल हो तो ये हमेशा होगा, और ये हमेशा साबित हो गया कि ये टोटल निकम्मी सरकार है। इसलिए कि इसी उत्तर प्रदेश में जब 5 साल दूसरों की हुकूमत रही तो कोई परिक्रमा नहीं हुई, कोई दंगा नहीं हुआ, यहां तक कि बाबरी मस्जिद का जजमेंट आ गया, चिड़िया नहीं मरी। और इनके यहां 12 दिन तक ये तमाशा होता रहा और आज तक ये कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि आज भी इस प्रदेश में खासतौर से गर्दनों के ऊपर वोट मांगने की सियासत हो रही है। बदनसीबी है 65 साल में आज भी इसी की सियासत हो रही है, और इसमें बीजेपी और मुलायम सिंह साहब दोनों शरीक हैं। जैसे मौलाना ने भी कहा, मैं इससे सहमत हूं, और मैं समझता हूं हिंदुस्तान का हर समझदार आदमी, मुसलमान हो या हिंदू, वो समझ गया है कि आज भी लोगों पे सियासत चल रही है। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि हम 1-2 बच्चों की लड़ाई होती है, 2 बच्चे मारे जाते हैं, उसके बाद एक बवाल खड़ा होता है, पुलिस खड़ी रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन खामोश रहता है, और मीटिंगों पे मीटिंगें होती हैं, और ये दंगा गुजरात पैटर्न पे होता है। ये गुजरात पैटर्न पे होता है, गुजरात की तरह, मतलब मोदी की तरह दंगे करा रहे हैं। मेरे साथ अबू आदमी साहब जुड़ गए। तो मैं इसमें एक बात आपसे जोड़ दूं कि जैसा भी इन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद गिरने के बाद, कहना चाहूंगा इस पर, मैं इधर बात पूरी कर लूं, फिर आप सोम साहब कहिएगा। बाबरी मस्जिद के बाद कांग्रेस का जनाजा निकला था माइनॉरिटी की तरफ से। सन 93 में उसी मलबे पे समाजवादी पार्टी बनी थी, और हम सब लोगों ने यही समझा था, आपने मुझसे सवाल किया, आप सपोर्ट करते हैं, हमने उसी मलबे पे खड़े होके ये कहा था कि अब समाजवाद आएगा। हमने इसलिए नहीं किया था कि हिंदू मुसलमान लड़ने लगे, हमने इसलिए नहीं किया था कि हम एक दूसरों के गले काट दें। हमको अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस सरकार ने अपीजमेंट के मामले को ले जाकर आज इतनी दूर खड़ा कर दिया है। चलिए ठीक है, मैं एग्री किया आपसे। संगीत सोम साहब, अबू आदमी साहब जुड़ चुके हैं। अबू आदमी साहब मुंबई के हैं, आप मुंबई में हैं। अबू आदमी साहब, मेरे साथ वो विधायक हैं सरधना के जिनके खिलाफ नामजद केस दर्ज है। आपकी सरकार के मुताबिक पुलिस उनको ढूंढ रही है। मैं बहुत देर से मुजफ्फरनगर के डीएम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, और ये हमारे मुंबई के स्टूडियो में बैठे हैं। ये आपका प्रशासन है, अगर ये नामजद है तो ये गिरफ्तार क्यों नहीं? अबू आदमी जी, आप सुन पा रहे हैं? संगीत सोम साहब मेरे स्टूडियो में बैठे हुए हैं। ये मुजफ्फर हिंसा के लिए वांटेड है और आराम से देश भर के अंदर घूम रहे हैं। आपकी पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई, हम पहुंच गए। अच्छा, मैं अभी बात करता हूं मुख्यमंत्री जी से। अगर ऐसा वांटेड वहां पे है तो भेज के पुलिस जल्दी उनको गिरफ्तार कीजिए। अगर एफआईआर हुआ तो उनको गिरफ्तार ही होना चाहिए। नहीं, ये तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है। वाह भाई वाह, अबू आदमी साहब, आपको टीवी चैनल बताएंगे आप। दीपक जी, अबू आदमी साहब को बता दीजिए। मुझे मैं कोई भागा हुआ नहीं हूं। अबू आदमी साहब को बता दीजिए, मैं जनप्रतिनिधि हूं, कोई क्रिमिनल नहीं हूं। सुन लीजिए अबू आदमी साहब, बोलिए। संगीत सोम साहब बोलिए। आप इनके एडमिनिस्ट्रेशन से वो बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से बात। संगीत सोम साहब बोलिए। क्रिमिनल नहीं हूं। सुनिए, कोई भी जनप्रतिनिधि, मेरी रोज बात हो रही है। मेरी रोज, सुन लीजिए, एसपीडीएम से रोज बात हो रही है। सुन लीजिए, एसपीडीएम से रोज बात हो रही है। बिल्कुल क्लियर होगा। अगर सुन लीजिए, बीजेपी के विधायक की एसपीडीएम से रोज बात हो रही है। मैं तो उसको सीधे पुलिस में जाना चाहिए। दीपक जी ने बताइए नहीं, किस बात पे गिरफ्तार करना चाहिए? मुझे पता तो लगना चाहिए किस बात पे गिरफ्तार करना चाहिए। आपके खिलाफ ये मामला है, देखिए मैं बताता हूँ। 188, 353, 147, 148, आर्म्स एक्ट 353, 332, 188, 341, 323, 504 सब नॉन अवेलेबल हैं। अबू आदमी साहब देखिए, स्टूडियो में बैठे हुए हैं और रोज आपके डीएम और एसएसपी से बात भी कर रहे हैं। जी, कुछ तो जवाब दे दिए। मेहरबान, आपकी सरकार है वहां पे। ये तो अफसोस की बात है। अगर उन पे एफआईआर हुआ तो जरूर गिरफ्तार किए जाएंगे। और अगरचे ये जो है ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, तो इनको कानून का ध्यान देना चाहिए, इनको जाकर सरेंडर होना चाहिए।
आपकी सरकार का फर्ज नहीं है कि इनको गिरफ्तार करे अगर इन्होंने दंगा फैलाया है तो? नहीं, बिल्कुल अगर एफआईआर हुआ है तो इसका मतलब इनको जरूर गिरफ्तार करना चाहिए। सरकार का ये फर्ज होता है इनको गिरफ्तार किया जाए। अबू आदमी साहब, ये एफआईआर की कॉपी है। संगीत सोम साहब मेरे सामने स्टूडियो में बैठे हुए हैं, देखिए ये रही एफआईआर की कॉपी। दीपक जी जी बिल्कुल। मैं कुछ तो बोलिए जनाब। इनके पास कोई उत्तर नहीं है। 27 अगस्त से दंगे शुरू हुए, 10 सितंबर हो गई, हिंसा नहीं रुकी है। 27 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक अखिलेश यादव की सरकार सो रही। मैं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। जवाब ले लूँ फिर आपके पास आता हूँ मैं। दीपक जी, मुझे नहीं लगता कि दीपक जी। संगीत सोम साहब बोलिए, आप बोलिए। दीपक जी, मैं आपको 2 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, मैं पूरा आपको क्रमवार बता देता हूं। ले लीजिए, 2 मिनट का टाइम। आप एक मुकदमा इन्होंने मुझ पे किया है। हाँ, एक मुकदमा इन लोगों ने मुझ पे किया है कि मैंने कवाल गांव की जो वीडियो क्लिपिंग है जिसे फर्जी बताया जाता है, मैंने उसे अपलोड किया है। ये बिल्कुल एकदम मिथ्या है, झूठ है। मैंने उसे बिल्कुल अपलोड नहीं किया। मेरे ऑफिस में उसे केवल लाइक किया गया है और अपलोड किसी दूसरे के यहां किया गया, किसी तीसरे ने करा है, मुझे नहीं पता है किसने करा है। इन लोगों ने मुकदमा मेरे ऊपर किया है और मेरे ख्याल से इस बात पे कि अगर किसी के ऑफिस में कोई चीज लाइक करी गई है उस पे मुकदमा मुझ पे नहीं बनता। ये फर्जी मुकदमा इन्होंने किया है। और मैं आपको विशेष रूप से बता देना चाहता हूं कि मुझ पे मुकदमा इन्होंने एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए किया है। चूंकि ये मानते हैं कि संगीत सोम पे मुकदमा करने के बाद किसी समाज को ये खुश करना चाहते हैं। ये आपकी बगैरती में मुझको हैरत हो रही है। 30 लोग मारे जा चुके हैं, 70,000 लोग, 50 लोग मारे जा चुके हैं। गांव के गांव मुसलमानों के खाली होकर जो शहरों में बच रहे हैं और आप इतनी बगैरती के साथ जवाब दे रहे हैं। सवाल ये है, इसमें ये मुलायम सिंह यादव की सबसे नाहली अखिलेश सरकार के अगर अंदर जर्रा बराबर शर्म है। ये मुद्दा हिंदू और मुसलमानों का नहीं है। अगर आपके अंदर इतनी गैरत है, 63 लोग पिछले साल तक जो है वो ऑनर किलिंग पे मारे गए हैं, 73 लोग मारे गए थे। आपकी जब कोई महापंचायतें नहीं होती, आप इस पूरे मुद्दे को हिंदू मुसलमान बना रहे हैं। शामली जाकर देखिए, कांदरा और कराना जाकर देखिए। आजादी के बाद जो मंजर था, लोग अपने घर बार छोड़ के आए थे, आज इस सरकार में वो हुआ। और आप यहाँ पे अबू आसिम साहब जिम्मेदार हैं, उनको अपने मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए। और अगर आप में शर्म है, आप सरेंडर करके वहां पे जाके जवाब दीजिए। अबू आदमी साहब जवाब दीजिए इसका, जवाब दीजिए इसका। अब बिल्कुल बात करूंगा, अब भी बात करूंगा। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैं सरेंडर करने मैं अब भी बात करूंगा। मुझे नहीं मालूम, मैं अभी फिलहाल बिल्कुल बात करूंगा। और मैं अभी मुख्यमंत्री से कहूंगा कि आप पुलिस से सवाल कीजिए कि ये आदमी पुलिस में वांटेड है, इस पे एफआईआर हुआ है, ये किस तरह से इतनी डेयरिंग से बात कर सकता है। इसे वो कह रहे हैं दोषी है या नहीं है, कोर्ट फैसला करेगी। अगर ये कोर्ट में एफआईआर हुआ है, फैसला कोर्ट करेगी। मैं पूछता हूँ ना, मैं अभी बात करता हूँ इसमें कितनी सच्चाई बात आप कर रहे हैं। मैं कोई आपका करिए, बिल्कुल आपको करनी चाहिए, सरकार से बात करनी चाहिए। इसमें कौन सी बात? सुधींद्र भदौरिया जी, मैं ऐसे ही बात करूंगा। मुझे ऐसे ही बात करना, मुझे समझाने की जरूरत नहीं कि मैं कैसे बात करता हूँ। बिल्कुल ऐसे। सुधींद्र भदौरिया जी, अबू आदमी जी, मुद्दे की बात कीजिए। बीएसपी एक सवाल पूछ रही है आपसे, बीएसपी एक सवाल पूछ रही है आपसे, कांग्रेस भी पूछना चाहती है। अबू आदमी साहब बैठा हुआ है, स्टूडियो में बैठा हुआ है, उस पर एफआईआर है, कैसे सकता है? असली जो पॉलिटिकल बात है, इसके पीछे जो मंशा है उसको समझने की आवश्यकता है। असली जो पॉलिटिकल बात है उसको समझने की जरूरत है। इन्होंने दुर्गा शक्ति नागपाल के समय पे ऐसा वातावरण बनाया, उसको हटा दिया ये कहकर कि बहुत भारी सांप्रदायिक टकराव होने जा रहा था। अब इतना बड़ा वहां पर टकराव हुआ, 40 से अधिक लोग वहां मारे गए और ये कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। ये कुंभकर्ण कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। जो भी व्यक्ति ये बीजेपी का समझती है कि जाकर के ये आप लोग सांप्रदायिक दंगा फैलाएंगे। अरे तो आपकी सरकार इनको क्यों नहीं पकड़ रही? अबू आदमी साहब, ये मेरे स्टूडियो में बैठे हैं, बीजेपी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी से गए हैं, इनको क्यों नहीं पकड़ा आपकी सरकार ने? अगर बीजेपी दंगे फैला रही थी 27 तारीख से, तो इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? दीपक जी, आज 11 तारीख है, अशोक प्रधान जी आ रहा हूँ, उसके बाद आपके पास अबू आदमी जी जवाब नहीं है आपके पास। बात करते कानून नाम की चीज केवल एक रास्ता बाकी है। दीपक जी, मुझे एक लाइन बोलने दीजिए। बात करूंगा। देखिए, परेशानी की बात यह है, जो अदीब भाई ने कही, मैं उस बात को दोबारा दोहराना चाहता हूं। इस मुल्क में पूरे हिंदुस्तान ही बल्कि दुनिया की निगाह लगी हुई थी
कि जिस दिन बाबरी मस्जिद केस का फैसला आना था कि उस दिन इस देश में क्या होगा। हम लोग टीवी स्टूडियो में मौजूद थे, लेकिन हमको डर लग रहा था कि बाहर क्या होगा। उस दिन भी उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत का वातावरण एक साथ रहा। आज अखिलेश सरकार इसलिए नाकाम हुई है चूंकि आप कभी जियाउल हक के नाम पे, कभी दुर्गा नागपाल के नाम पर, और ये कहीं ना कहीं इनके आपसे ताल्लुक है। और जहां तक मुलायम सिंह जी का ताल्लुक है वो कभी साफ सुथरे नहीं रहे। उसी कल्याण सिंह जिसने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा देने के बाद बाबरी मस्जिद की शहादत में लिप्त थे, उन्हीं के साथ इन्होंने सरकारें बनाई हैं, उन्हीं के साथ इन्होंने चुनाव प्रचार किया है। तो ये गलत बात कर रहे हैं। ये संगीत सोम साहब हो या मुलायम सिंह यादव, ये आपसी साजिश है, इस बात को कबूल कर लेना चाहिए। सवाल होता है अगर आपको कुछ करना है उन 70,000 लोगों को वापस भेजने की कार्रवाई की इन्होंने। बीजेपी को ले जाकर के मुर्दा खाने में जला दूंगा, शमशान घाट में डुबा दूंगा, तब मुलायम सिंह जी ने उनसे बात किया था और फिर भगा दिया उनको। कहाँ रखा साथ में उनको? वो खुद चल कर आए थे कि मैं बच्ची हुई जिंदगी में। आप खुद चल के उनके घर में गए थे। आपके नेता अमर सिंह और मुलायम एक आदमी कह रहा है कि मैं बच्ची हुई जिंदगी में बीजेपी को खत्म करना चाहता हूँ। शॉट आया था, मैं शॉट और जहाँ भी शकुआ भगा दिया उसको। मैं शॉट दिखाऊं आपको? मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह खुद चल के गए थे कल्याण सिंह के घर। अमर सिंह ने पांव भी छुए उनके। कहा था कि मुझे, मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनिए आप मेरी बात सुनिए। उन्होंने कहा था कि मुझे एक शक्ति चाहिए, एक ऐसी पार्टी चाहिए जो बीजेपी को खत्म कर सके। तो उनकी नजर पड़ी श्री मुलायम सिंह यादव जी की तरफ। उन्होंने कहा कि मैं मुलायम सिंह जी अपनी गलती मानता हूं और मैं आपके साथ रह करके बीजेपी को जिंदा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूं। तो मुलायम सिंह जी ने उनसे बात किया था और उसको लगा कि नहीं ठीक है तो भगा भी दिया उनको। खत्म करने का कल्याण सिंह खत्म हो गई क्या? नहीं, कल ये मोदी के बारे में भी कह सकते हैं। हाँ, ये मोदी के साथ करने गए थे। बिल्कुल कहा था कि मैं बची हुई जिंदगी में बीजेपी को कंधे पर ले जाकर के शमशान घाट में डुबा दूंगा। मोदी के साथ तो बहन मायावती ने भी प्रचार किया है 2002 के गुजरात दंगों के बाद, 2004 के चुनाव के वक्त। आप भूल गए सुदीन भदौरिया जी? मैं मत खुलवाइए आज पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री रहती हैं, पूरा देश जानता है। दीपक जी, सुधींद्र भदौरिया पूरा जी, देश जानता है, उत्तर प्रदेश के लोग जानते मायावती ने नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया था। किसी भी मायावती ने नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया था। बोलने तो दीजिए। जब उत्तर प्रदेश के अंदर आप मुझे ये बताइए, आप जानते हैं, आप पुराने पत्रकार हैं, जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री रहती हैं तो दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव रहता है। अरे ये बताइए, गवर्नर ने जब ये बताइए कि बहन मायावती ने नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया। जी हाँ, जब बहन मायावती आपकी रहती है तो हजारों बता दीजिए ना। हाँ, जवाब हाँ में। सुधींद्र भदौरिया जी, जवाब हाँ में। मायावती रहती है तो उनकी पार्टी में मंत्री चपरासी होता है, उनका एमपी उनका चपरासी होता है, लीडर नहीं होता है। उनकी सरकार में वापस मुद्दे पे आते हैं। अशोक प्रधान जी, वापस मुद्दे पे आते हैं। बीजेपी पर आरोप है कि दंगे मुजफ्फरनगर के उसने भड़कवाए हैं। आप इसी इलाके से आते हैं, क्या कहना है आपको? दीपक जी, आप अगर असली बहस करना चाहते हैं, आप अगर असली बहस करना चाहते हैं तो मुजफ्फरनगर में टकराव हुआ है, सांप्रदायिक टकराव कितने लोग हैं ये इस सरकार को बचाने के लिए, क्योंकि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं गई है, वहाँ जंगल राज है। और उस जंगल राज के अंदर जो कुछ हो रहा है वो पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश देख रहा है। और इसलिए ये जो आरोप लगा रहे हैं ये सारे निराधार आरोप है। और मैं भदौरिया जी से कहना चाहूंगा, आज मोदी जी इस देश के सम्मानित नेता है, परंतु आपके पूरे सम्मानित नेता है। माने अडवाणी जी, माने त्रिवेदी जी आज सम्मानित नेता है इसके, इसलिए आप नहीं कह सकते कि किसी ने किसी के साथ प्रचार किया। ऐसा परेशानी की बात यह है जो अशोक प्रधान जी कह रहे हैं, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। परेशानी की बात ये, परेशानी ये है, मैं अशोक जी परेशानी ये है कि जब अशोक जी परेशानी है कि आज आप जंगल राज की दुहाई दे रहे हैं। आज आप को नैतिकता के नाते नहीं, नैतिकता तो किसी में भी नहीं है। अगर नैतिकता होती तो सन 2002 के जो दंगे हुए थे उस मौके पे जो है भारत के सबसे साफ छवि के प्रधानमंत्री ने
जब कहा कि गुजरात के अंदर जो है धारा 356 लगा देनी चाहिए। परेशानी की बात यह है कि आप मुद्दे से मत भटकिए, आप मुद्दे से मत भटकिए। सीधा ये है कि 2, 4, 5 बड़े बड़े ट्रक जो है नोटों के भर के पकड़े गए जो गुजरात जा रहे थे। केंद्र सरकार ने 9 राज्यों को एडवाइजरी भेजी, आईबी ने ये कहा दंगे हो सकते हैं। उसके बावजूद अगर नॉन बीजेपी दंगे हो रहे हैं, पूरा भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी लिप्त है और इनको कमजोरों को ढूंढ रहे हैं, मारना है। नैतिकता ढूंढनी है तो अपने में ढूंढिए, नैतिकता ढूंढनी है तो सरकार के नेताओं में ढूंढिए। नहीं, 2002 के दंगों के बारे में आप क्या कहेंगे? वो कहाँ जा रहे हैं 2002 में? कहाँ गला मुद्दा उठा रहे हैं? मुजफ्फरनगर की बात करिए ना, मुजफ्फरनगर की बात करिए। एक मिनट में आ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये बता दूं कि समाजवादी पार्टी के, जैसा कि अखिलेश जी ने बिल्कुल सही बताया, 90 लोग दंगों में अभी तक मारे जा चुके हैं। अबू आदमी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप तो मुसलमानों के हित की बात करते हैं, लेकिन मुसलमान सब नेता, तमाम नेता, मौलाना साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, कल्बे सादिक हमारे साथ बैठे हुए हैं, कल्बे राशिद जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये सब लोग खिलाफ हैं आपके। मुसलमानों को आपने नाराज कर दिया है, वो आपकी सरकार का इस्तीफा मांग रहे हैं। नहीं, ये देखिए, ये बिल्कुल नहीं, देखिए ये बिल्कुल सही है कि दंगे हुए हैं और लोग मारे गए हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि दंगे खत्म करना और दंगा कहीं ना होने पाए, कोई बेकसूर मारा ना जाए। परंतु अभी दंगा हुआ है, देखिए कांग्रेस की सरकारों ने कभी कोई एफआईआर नहीं लिया है। अभी हमारी सरकार है, एक एक आदमी पे एफआईआर होगा, जेल जाएंगे, कठोर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अरे जिनको जेल जाना है वो तो स्टूडियो में बैठे हुए हैं। अबू आदमी जी, जिनको जेल जाना है वो तो स्टूडियो में बैठे हुए हैं। संगीत दूसरे हिंदुओं ने दंगा नहीं किया है। अरे अबू आदमी जी, जिनको जेल जाना है वो तो स्टूडियो में बैठे हैं। अरे वो तो स्टूडियो में बैठे हैं ना। 5 दिन बाद भी बकरे की माँ कब तक खबर मनाएगी? जाना है उनको। अरे जाएंगे, बचेंगे नहीं। वो स्टूडियो में क्यों बैठे हैं? जाएंगे। दीपक जी, एक मिनट आ रहा हूँ। अशोक प्रधान जी, ये लोग देश को, ये लोग अपने आप को मसल पावर के ऊपर समझते हैं। ये लोग अपने आप को मसल पावर के बलबूते में समझते हैं कि कानून से बड़े जाएंगे जेल। मैं अभी बताना चाह रहा हूँ, अबू आदमी साहब सुने तो इन्हें मैं बताऊं, ये असलियत से वाकिफ हो, असलियत क्या है ये एक मिनट असलियत सुने। अगर दंगे कराने वाले समाजवादी के नेता हैं वहां, समाजवादी पार्टी के लोगों के खिलाफ क्यों आप मुकदमे नहीं कर रहे? क्यों उन लोगों को जेल नहीं भेज रहे? आप ये बताइए। मैं सरधना से विधायक हूं, जब से विधायक बना हूं आज तक एक दंगा बता दीजिए। जितने दंगे हो रहे हैं वहां हो रही इंक्वायरी हो रही है, जहां इंक्वायरी हो रही है। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, इंक्वायरी बिठा दी गई है, कोई बचेगा नहीं, एक एक जेल में जाएंगे। ये कोई कांग्रेस या कोई बीजेपी की सरकार नहीं है। एक एक आदमी के हाथ में हथकड़ी लगेगी, जेल की सलाखों में जाएंगे, सजा मिलेगी। समाजवादी पार्टी के दो नस्लें सोचेंगी कि हमने क्या किया था। अबू आदमी जी, जिनको जेल जाना है तो समाजवादी पार्टी के मंत्री और एमएलए वहीं क्यों दंगे हो रहे हैं? केवल ये बता दीजिए। समाजवादी पार्टी के विधायक और मंत्री शामिल पार्टी होंगे, के लोग वो भी जाएंगे जेल। करा रहा है वहां, हो रही इंक्वायरी, लेकिन बीजेपी के लोग बच नहीं सकते ये बोल करके। ये बीजेपी के लोगों ने समाजवादी पार्टी का नुकसान है दंगे में, फायदा बीजेपी का है, फायदा बीएसपी का है। ये बीजेपी की नीति जो है, लाशों पर भी आप वोट की सोचते हैं। पार्टी ढूंढती है, हम वोटों की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे, किस तरीके की राजनीति आप कर रहे हैं? छोटी सी आपको भी मौका देना। हम नहीं कर रहे हैं। संगीत सोम साहब और अबू आदमी साहब, अबू आदमी साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। अबू आदमी साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अभी टीवी पे फोन लगा दीजिए हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को और बताइए कि जो भागा हुआ विधायक है, जो मुलजिम विधायक है, जिसको पुलिस ने पकड़ना है, वो इंडिया न्यूज के दीपक चौरसिया के स्टूडियो में बैठा हुआ है। बता दीजिए उनको फोन लगा के अभी। मैं इनको रोक के रखूंगा तब तक। बताइए, आप फोन लगा के अपनी जिम्मेदारी निभाइए समाजवादी पार्टी नेता होने के नाते। अभी बताता हूँ, मैं अभी बताता हूँ। लगाइए फोन, हम इंतजार कर रहे हैं। दीपक जी, अगर मैं दोषी हूँ मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं दोषी हूँ तो जेल जाने के लिए तैयार उठाइए फोन, बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ आपको, उठाइए फोन, बता दीजिए। अगर मैं दोषी हूँ, हम अगर नहीं एफआईआर हो गया जेल जाना है करने वाले हैं। अरे टेलीफोन उठाओ और भेजो जेल अबू आदमी साहब। बिल्कुल अबू आदमी जी, एफआईआर उन पे भी कराइए जो दंगे के दोषी हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो दंगा। अरे कानून का पालन करने वाले नहीं है, इसीलिए तो स्टूडियो में बैठे हैं। कानून का पालन करने वाले हो तो सरेंडर करते। ये कहें कि इनकी डीएम और एसएसपी से बात हो रही है। मैं तो कह रहा हूं कि आप लगाइए फोन। आजकल तो टेलीकम्युनिकेशन बड़ा तेज है। अखिलेश यादव से बात कीजिए,
बोलिए संगीत शो में स्टूडियो में बैठे हुए हैं, उनको उठवा लिया जाए वहां से, वो आरोपी हैं, लगाइए आप। लेकिन मैं तो एक आरोपी को बिठा के बैठा हुआ, साहब ये दंगे करवाने वाले हैं तो इनको गिरफ्तार करिए। नहीं उठवाया, अब भी उनको उठवाया जाएगा, अभी कहूंगा। अरे नहीं, आप फोन तो लगाइए, अबू आदमी साहब फोन तो लगा दीजिए। नहीं दीपक, आपके शो से एक फायदा हुआ। एक मिनट, अरे आप ये तानाशाही का उठवाऊंगा, ये करूंगा, ये तानाशाही नहीं है। वो कोई दोषी नहीं है, कैसे उठा लोगे आप? मैं कोई दोषी नहीं हूँ जिसे, मैं कोई दोषी नहीं हूँ, और मुकदमा दर्ज करने पे दोषी नहीं होता। समाजवादी पार्टी दोषी हो या ना, FIR हुआ है, दोषी हो या ना, अगर समाजवादी पार्टी के लोग दंगा कराने वाले तो दंगा कराने उन्हें उठवाइए ना, मुकदमा दर्ज करने पर अरेस्ट होती है, सरेंडर करना पड़ेगा। सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए अगर जरासी नैतिकता है। और ये सब FIR की न्यायिक जांच हो रही है, न्यायिक जांच में दोषी पाओ जाऊंगा तो सजा आप लोगों को मिलनी चाहिए। इसमें दीपक चौरसिया के समाजवादी पार्टी के दीपक के शो से बड़ा फायदा ये हुआ। आप ये बताइए दीपक जी मैं क्रमवार फोन उठाइए ना, फोन उठाइए, मुख्यमंत्री जी को लगाइए, DGP को लगाइए, नेताजी को बताइए कि एक अपराधी एक चैनल पे बैठा हुआ है, मुजफ्फरनगर दंगों का आरोपी। आप मुझे यहाँ से फ्री कीजिए, मैं शुरू नहीं, फ्री होने की जरूरत नहीं, टेलीफोन हाथ में लीजिए, पूरा देश सुनना चाहता है कि आप कितने जिम्मेदार हैं। शुरू करता हूँ। दीपक पूरा देश सुनना चाहता है, दीपक जी इन्हें फ्री मेरी बात सुनने के बाद करना। नहीं करिए, हम तो कह रहे हैं क्या देश देख रहा है। अभी जनमत संग्रह ले लेते हैं। मौलाना साहब बताइए, इनको फोन करना चाहिए तुरंत। अबू आसिम साहब, आपको फोन करके बताना चाहिए। और मैं दीपक का शुक्रिया अदा करता हूं, कम अज कम सोम साहब ने यह कह दिया कि ये झगड़ा हिंदू मुसलमान का नहीं था जो हम कह रहे थे, ये समाजवादी और इनका झगड़ा है। अपनी जबान से इन्होंने कह दिया। साहब क्या फोन करना चाहिए इनको, फोन करना चाहिए जिम्मेदार, फोन करना चाहिए इनको। मुझे हैरत है कि वो कह रहे हैं कि मेरी DM और SP से रोज बात हो रही है, और यही नहीं बल्कि हुकुम सिंह साहब भी टेलीविजन पे बोल रहे हैं, और जितने लोग हैं सब के सब काम कर रहे हैं। लेकिन किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है ये? वही एडमिनिस्ट्रेशन है जो 12 दिन तक कोई एक्शन नहीं ले पाया। फोन करना चाहिए इनको तुरंत मुख्यमंत्री को। एक अपराधी हमारे स्टूडियो में बैठा हुआ है मुजफ्फरनगर दंगे का, अपराधी नहीं कहूंगा, आरोपी, माफ कीजिएगा। संगीत लोग देखिए आपके सारी बातें आगरा में बैठे समाजवादी पार्टी के लोग तो देख ही रहे होंगे, सुन ही रहे होंगे, और भी तमाम नेता। कल भी मैंने शाम को एक चैनल पे देखा, इंटरव्यू दे रहे थे, तो लोग बताया जा रहे हैं कि ये दोषी हैं और इन पे ये मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन वो फ्रीली दिख रहे हैं चैनलों पे, मीडिया में, अखबारों में। कैसे माना जाए कि क्या है, कहाँ कितनी सख्त है सरकार? यहाँ तक भी बयान आ रहे हैं कि उन पे NSA भी लगाए जाने की तैयारी हो रही है। ये भी बात हो रही है, ये भी बात हो रही है। आप बताइए, अगर ये आरोपी हैं। दीपक जी मैं ये कहना चाहता हूँ, दंगे का पूरा पता लग जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ इन सब बातों में वहाँ की सच्चाई अभी भी सामने नहीं आ पा रही कि झगड़े क्यों हुए, किसने कराए, उनकी क्या पृष्ठभूमि थी। मैं कहता हूँ देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने एक ढांचा तैयार किया था, एक वातावरण तैयार किया था इस राजनीति जी का, इन सब लोगों को जोड़ने का। और समाजवादी पार्टी जिसकी सरकार वहाँ पर है, उसके वो मुखिया जानते थे उसके कि ये ढांचा तोड़ना जरूरी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जिस तरह का मेल मिलाप हमारा था, जो लोग इसमें दंगे में शामिल हुए, वो इस तरह का मेल मिलाप था। हम भाइयों की तरह काम वहां पर कर रहे थे, लेकिन उनको फिक्र था कि ये ढांचा तोड़ना चाहिए। और आज उन्होंने एक बड़ी खास बात कही है समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कि ये सांप्रदायिक दंगा नहीं है, ये जाति का दंगा है। बहुत निंदनीय बात। ये इससे बड़ी निंदा कोई हो ही नहीं सकती। वो किसको कहना चाहते हैं, वो किस जाति किसको कहना चाहते हैं, मेरी बात सुनिए, किस जाति का नाम लेना चाहते हैं? उस भीड़ को भारतीय किसान यूनियन ने इकट्ठा नहीं किया, उसको किसी पार्टी ने इकट्ठा नहीं किया। वो जनता के गुस्से का इजहार था। लीजिए ना, आप शोर क्यों करते हैं? वो जनता देता हूं ना मैं आपको, उन्होंने क्या कहा? जनता के गुस्से का इजहार था। बात सुनिए ना, प्रशासन साहब जवाब ले लेते हैं, अबू आदमी से जवाब ले लेते हैं। अबू आदमी साहब बोलिए। जाति मुसलमानों के साथ एक जात का झगड़ा था और दूसरी जात के हिंदू इसमें बीच में कहीं नहीं आ रहे थे। अब मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, मुझे इसका जवाब जरूर देना दीजिए, मुझे इसका जवाब देना दीजिए। ये बात बहुत सारे सुनिए, वहाँ बहुत सारे समाज के लोग रहते हैं। सुनिए, बहुत सारे समाज के लोग रहते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, सिर्फ एक ही समाज के लोग इन्वॉल्व थे इसमें। आज मैं कहना चाहता हूँ, मैं बहुत ही विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस जाति का वो नाम लेते हैं, उस जाति का और मुस्लिम भाई का नाता रहा है।
हमारी एकता को कभी कोई तोड़ नहीं पाया। ये बहुत ही साजिश के तहत किया गया है। ये जो कह रहे हैं कि इस तरह वो 27 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक को घटना कहीं नहीं हुई। बता दीजिए कोई हिंसा हुई कहीं? 7 तारीख में 7 तारीख में बहुत शांतिपूर्वक रैली हो रही थी, उसके ऊपर भी साजिश के तहत हमला करा गया। अच्छा संगीत सोम साहब, संगीत सोम साहब, बड़ी बात आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। अबू आजमी जी को बता दीजिए, वो मुंबई से आए हैं, शायद हकीकत पता नहीं है उनको। मैं केवल दीपक जी, अब्बू आजमी जी अगर सुने तो इन्हें एक बात बताना चाहता हूं। कवाल गांव में, मैं आपको क्रम वाइज बताना चाहता हूं, सब जितने लोग यहां चैनल पे बैठे सबकी समझ में आ जाएगा। जब कवाल गांव में एक लड़की को छेड़ा गया, उस लड़की को छेड़ने वाले के पास 2 लड़के गए, वहां जाके आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, उसमें से एक लड़के की हत्या हो गई, वो मारा गया। मारने वाले दोनों लड़के मौके पे मार दिए गए। सरकार की तरफ से जो दोनों लड़के मरे उनके परिवार के 8 लोगों पे मुकदमा किया गया, जो वहां मौके पे भी नहीं थे और गांव में भी नहीं थे, उन लोगों पे मुकदमा किया गया। उस मुकदमे को होने के बाद हम लोगों ने अधिकारियों से यह मांग करी, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और जांच करा के जो दोषी हो उन्हें सजा दी जाए। लेकिन दोषियों को सजा देने के बजाय वहां एक वर्ग विशेष के लोगों की मदद करते हुए इन लोगों ने वहां जाके दंगा कराया, और दंगा कराने में केवल और केवल समाजवादी पार्टी और वहां के प्रशासन का हाथ है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और अगर हम दोषी हो तो हम जेल जाने के लिए तैयार बैठे हैं। नहीं, आपकी बात गलत है, आपकी बात बिल्कुल गलत है। आप इस तरह की बात करोगे कि एक वर्ग के लोगों ने दंगा किया, गलत बात है ये, बिल्कुल नहीं। तो किसने दंगा किया? बिल्कुल मैं नहीं, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं इस बात को, बिल्कुल सही कह रहा हूं इस बात को। बिल्कुल वो एक तरफा दंगा हुआ है, एक तरफा दंगा हुआ है। इन लोगों की सह पे, समाजवादी पार्टी के लोगों की सह पे एक तरफा दंगा हुआ है वो। मतलब आपके 50 लोग मारे गए, 60-70,000 लोग घर छोड़ गांव में घात लगाकर घेर कर। ये आप झूठ सच बातें मत करो, इतना झूठ मत बोलो। घेर के 50 इतना बड़ा झूठ मत बोलो। 50 लोग मारे जा चुके हैं, 60-70,000 लोग गांव छोड़ के आए हैं। बिल्कुल बदनाम करेगी मौलाना साहब, वही बताना चाहता हूँ। आपसे पूछता हूँ, बहुत देर से हम बहस सुन रहे हैं, आपको लगता है कि मुस्लिम भाइयों का भरोसा अखिलेश यादव सरकार से उठ गया है? मारे जाने वाले हिंदू मुसलमान जो भी मारे गए हैं, ये प्रशासन की नाकामी है। आप बोलिए रिजवी साहब। ये प्रशासन की नाकामी है, लोगों को घेर कर रास्ते में मारा गया। 1 मिनट अखिलेश जी, रिजवी साहब 1 घंटे से खामोश। आप फिर फरार क्यों हो गए? 1 सेकंड अतर भाई, मैं देख रहा हूँ आप लोग सभी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल फरार नहीं हूँ मैं, अपने क्षेत्र में हूँ, रोज अपने क्षेत्र में हूँ। मेरा 1 महीने पहले डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था, केवल डॉक्टर के यहाँ आया हूँ। मैं रोज अपने क्षेत्र में हूँ। अगर मैं सारे मुल्क से आपके दीपक भाई टेलीविजन के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, अभी जो आप बहस कर रहे हैं वो एक शेर में बंद करता हूं कि सवाल ये नहीं टूटा के बच गया शीशा, सवाल ये है कि पत्थर किधर से आया था। बट सच बात यह है कि हमें ना तो इन नेताओं के बारे में सोचना चाहिए और ना ही गवर्नमेंट की पॉलिसियों के बारे में। हमें अगर सोचना चाहिए तो सिर्फ इस बारे में सोचना चाहिए कि साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले को देखा तो किया करते हैं, इमदाद नहीं करते। आपका टीवी चैनल कम से कम मुजफ्फरनगर के उन देहाती इलाकों के शाहराहों पर ऐसे जवान पैदा कर सकता है जो भाईचारे का संदेश दें, और कम से कम जो जख्म दोनों समुदायों के सीनों पे घर कर गया है उसे भरने का काम करें। चूंकि सियासत कपड़ा पहनाने का नाम नहीं, कपड़ा नोचने और उतारने का नाम है। खुदा के वास्ते ये बंद होना चाहिए। कौन सा मुलायम, कौन सी पार्टी, कौन से अडवाणी, कौन सी बीजेपी, सब भूल जाइए। कम से कम आज हिंदुस्तान की बात कीजिए, उस गांव की कि जहां हजारों लोग मारे जा चुके हैं, उन लोगों की कि जो अपना वतन छोड़ के दूसरी जगह आसरा पाने की तलाश में हैं। सीरियस पत्रकारिता दीपक चौरसिया की रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे जो कोई भी जहां भी देख रहा है वो एक दूसरे पे उंगली उठाने के बजाय ये सोचे अब कोई जख्म नहीं, क्योंकि अब मुल्क में दूसरा पाकिस्तान नहीं बन सकता। अब किसी को न सताया जाए, क्योंकि अब इस मुल्क में किसी भी मुसीबत को झेलने की जगह नहीं। अमीर डॉलर देख के परेशान है, गरीब रुपया देख के परेशान है, हम अपने आप को देख के परेशान हैं, और मुझे लगता है सत्ता करने वाले अपनी हालत को देख के परेशान हैं। मैं इसके अलावा इस स्टूडियो में कुछ इसलिए नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं, किसी गरीब के जख्म की बात नहीं।
बिल्कुल सैयद कल्बे रशीद रिजवी साहब, मौलाना साहब, मैं आपकी इस बात पर इत्तेफाक रखता हूं और इस बहस को और आगे नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि इस बहस में हमने आरोप प्रत्यारोप देखे, गंदी राजनीति देखी, एक व्यक्ति को देखा जो इसमें नामजद है, संगीत सोम साहब। हम नहीं जानते, इंडिया न्यूज इस बात को वेरीफाई नहीं करता कि उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो सही हैं या गलत है, हम अदालत का काम नहीं कर सकते, लेकिन उनके ऊपर एक FIR हुई है जिसको मैं दिखा रहा हूं। मेरी बार बार रिक्वेस्ट के बाद अबू आदमी जी अबू आदमी जी सरकार में मुख्यमंत्री जी या मुलायम सिंह यादव जी को ये बताने को राजी नहीं है कि संगीत सोम साहब फरार हैं, एक स्टूडियो के अंदर बैठे हुए, उन्होंने फोन लगाने की भी जहमत नहीं उठाई। ये साबित करता है राजी हूं मैं। नहीं, लगा दीजिए आप मुझे टीवी पे ही लगा दीजिए सर, देश सुन लेगा आप कितने सिंसियर हैं। हम तो देखना चाहते हैं ना, आप फोन आते हैं तो क्या होता है। मेरे हाथ में फोन नहीं है अभी, मंगवा लीजिए, मंगवा लीजिए। अरे अभी आपको अभी बता दूंगा, नहीं लगेगा फोन, मुझे मालूम है ना। नहीं मंगवा लीजिए ना फोन, मैं वेट कर लेता हूँ। ऐसे मत, मैं अपने लड़के को बोलता हूँ, फोन दे देगा अपने आपको। मैं 100% बात करूंगा और रिजवी साहब से मैं बात करना चाहता हूँ। नहीं अबू आदमी साहब, मैं रिजवी साहब से बात करना चाहता हूँ। आप पूरे देश के सामने नेताजी को फोन नहीं लगा सकते, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। लगा के दे दे मुझे। नहीं, आप अपने लड़के से बोलिए। नहीं, मैं लगाऊंगा। नहीं, मैं बोलूंगा अभी पुलिस भेजो, पकड़ के जेल भेजो उनको, खाली टेलीफोन नहीं लगाऊंगा। बोलूंगा अभी कभी इनको पकड़वाइए, जेल भेजिए। आप अपने लड़के से बोलिए, शुभ काम में देरी क्यों? आप क्या समझते हैं मैं अवॉइड कर रहा हूँ? शुभ काम में देरी क्यों? अबू आदमी साहब, आपके साथ तो इतने लोग चलते हैं, किसी को भी बुलाइए, किसी को भी बुलाइए, बोलिए नेताजी को फोन लगाएं। भेज सकते हैं, शुभ काम अभी होगा। कैसे भेज सकते हैं? अरे मैं मुंबई में नहीं हूँ, मैं आगरा में हूँ। ये दीपक जी, मैं यही कह रहा हूँ, किस दोस्त में मुझे किस दोस्त में जेल भेजेंगे? अरे अबू आदमी साहब, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ ये कहते हुए कि अबू आदमी साहब एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार कराने के लिए तैयार नहीं है, ये कहते हुए मैं एक डिबेट खत्म करूं? वक्त हो रहा है मेरा। नहीं, मैं तैयार हूँ। आप ये कैसे कह सकते हैं तैयार नहीं? आप ये कैसे कह सकते हैं? तो मंगवाइए फोन और लगा दीजिए ना सर, डिबेट बढ़ा देते हैं। अरे मंगवाइए फोन और लगा दीजिए ना सर। अबू आसिम साहब से एक बात कहना चाहता हूँ। अरे सर एक मिनट प्लीज। अबू आदमी साहब, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, आप तो इतने सारे मोबाइल रखते होंगे। रसिया जी, अभी आपको बता दूंगा, आप फिक्र क्यों करते हैं? आप मानिए ना मेरी बात, बुलवाइए ना, फोन लगा दीजिए। संगीत सोम साहब बैठे हुए हैं, बिल्कुल तसल्ली से बैठे हुए हैं वो। और आप कार्रवाई की तो सरकार की तरफ से देरी हो रही है सर। मैं दीपक जी बिल्कुल तसल्ली से बैठा हूँ। अगर मैं दोषी हूँ तो जेल जाने के लिए तैयार बैठा हूँ। अगर मैं दोषी हूँ तो जेल जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये देखिए अबू आदमी जी, ये तो तैयार है जेल जाने को, आप भेजना नहीं चाहते हैं। तो भदौरिया जी सही कह रहे हैं, मैच फिक्सिंग हो रही है। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा? मुझे राहबर से गरज नहीं कि ये राहबरी का सवाल है। नहीं है, सोम ने कुछ नहीं किया है वहाँ। ये जो कुछ किया है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। ये आप दोनों का अपना है, ड्रेसिंग रूम में आप दोनों साथ साथ थे। चलिए, मुझे लग रहा है मैच फिक्स है यहाँ पर। मुझे लग रहा है मैच फिक्स है यहाँ पे। कोई एक दूसरे को नहीं कहेगा। अबू आदमी साहब, मैं यही कहूंगा, मैं चलते चलते यही कहूंगा कि अगर सुनना है तो मौलाना सैयद कल्बे रशीद रिजवी साहब की बात सुनिए। अभी आपको मालूम पड़ जाएगा कि फिक्स है कि नहीं फिक्स है। अभी मैं देखता हूँ सर, मैं एक एक मूवमेंट पे नजर रखूंगा, इनके और आपके दोनों के, और कल सुबह रिपोर्ट भी चलाऊंगा कि आप कहाँ पार्टी करने गए और संगीत सोम साहब कहाँ गए आगरा में, मुंबई में ये कहाँ गए और आगरा में आप कहाँ गए। बिल्कुल रखिए, सुबह चलाऊंगा मैं। और मैं ये भी देखता हूँ कि आप नेताजी को फोन करने के बाद मुझे बताते हैं कि नहीं, और ये बताते हैं कि नहीं कितनी देर में गिरफ्तार होंगे। सुबह मेरठ, सुबह 10 से 11 बजे के बीच में मेरठ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में होऊंगा। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, अपने लोगों के बीच में होऊंगा। मैं कोई भागूंगा नहीं। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है कि जो मैं भागूंगा बच के। मैं सुबह 10 से 11 के बीच में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंच जाऊंगा। आपकी तो आदत है हर जुर्म के बाद। चलिए अबू आदमी साहब, बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि समाजवादी की साइकिल पंचर हो गई है इस वक्त। जनता जवाब, समाजवादी की साइकिल पंचर हो गई है, नजदीक आ रहा है। इन्हें इसका नतीजा देगी जनता। फर्जी मुकदमे हम समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो गई है। समाजवादी पार्टी की साइकिल भागेगी, ब्रेक भी टूट गया उसका, लगेगी, ब्रेक भी टूट गया। लेकिन इसी नोट पे मैं खत्म करता हूँ, फैसला आपका है किसके बीच फिक्सिंग है या नहीं। लेकिन हमको आगे रखना है इंसानियत को, हमको आगे रखना है ह्यूमैनिटी को, हमको आगे रखना है इंसानी जज्बे को, हमको आगे रखना है गंगा जमनी तहजीब को, और आपको और हमको उसी के लिए आगे चलकर काम करना होगा। आपने हर राजनीतिक पार्टी का नजरिया देखा, फैसला खुद आपका है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर है। इंडिया न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।